नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। आइए बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, किसान यूनियनों के साथ बातचीत के लिए केंद्र सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं। खरीफ विपणन सीजन 2020 और 21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्रियान्वयन। भारत ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। 146 दिनों के बाद कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 3.63 लाख हुई। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा गेहूं की नई किस्म का इजाद। कृषि सुधार समग्र विकास का आधार बनेंगे 3 नए कृषि कानून। आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। किसान यूनियन नेताओं से बातचीत जारी रखने और एक सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने की अपील करते हुए 10 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय रेल और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कृषि अधिनियमों के बारे में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इसमें क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और किसान यूनियनों की आशंकाओं को दूर करने के लिए प्रस्ताव दिए गए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि उत्पाद विपणन समिति बने रहेंगे। केंद्रीय मंत्रियों ने कृषि अधिनियमों के बारे में किसान यूनियन नेताओं की चिंताओं को दूर करने के लिए किसानों को दिए गए विभिन्न सुझावों को रेखांकित किया। कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 तथा मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान समझौता अधिनियम 2020 तथा आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 देश में अब तक के सबसे बड़े कृषि सुधार हैं। ये नए सुधार किसानों को बाजार की स्वतंत्रता प्रदान करेंगे, उद्यमिता को प्रोत्साहित करेंगे तथा प्रौद्योगिकी तक किसानों की पहुंच बनाएंगे और वे कृषि क्षेत्र में बड़े बदलाव लेकर आएंगे तथा केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य और खरीद पर आश्वासन देने को तैयार है। सरकार मौजूदा एपीएमसी मंडियों के अंदर और बाहर लेन देन में एक स्तरीय व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए तैयार है और किसी भी विवाद की स्थिति में किसान एसडीएम अदालतों के अलावा सिविल कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कैसे किसान इन कृषि कानूनों की मदद से लाभ उठा सकता है और अपनी आय में वृद्धि कर सकता है। ये अधिनियम किसानों को अपनी उपज कहीं भी बेचने की आजादी देते हैं और साथ ही निजी कंपनियों के साथ लेन देन के समय एक सुरक्षात्मक कानूनी ढांचे के साथ किसानों को मजबूत करते हैं। श्री तोमर ने महाराष्ट्र के एक किसान का उदाहरण दिया जिसकी शिकायत का निवारण इन नए कानूनों के तहत सफलतापूर्वक किया गया और उसे व्यापारी से तत्काल भुगतान मिला। उन्होंने कहा, जब केंद्र एक कानून बनाता है तो वो पूरे देश के लिए होता है। कृषि के लिए एक बजटीय आवंटन में 2014-20 के दौरान उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये किसानों व ग्रामीण क्षेत्र की तरफ इस सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। पीएम किसान पहल के लिए 75,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसके तहत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की प्रत्यक्ष आय सहायता मिलती है। फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की गई है। रसायनों के कम उपयोग और मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए मोदी सरकार द्वारा नीम कोटेड यूरिया योजना शुरू की गई। मोदी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों और इस फॉर्मूले के आधार पर एमएसपी में एक बढ़ोतरी की घोषणा की कि किसानों को उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना पैसा मिलना चाहिए। पीएम किसान मानधन योजना के तहत किसानों को पेंशन सहायता दी जाती है। किसान निर्माता संगठन किसानों को एक साथ लाते हैं और उन्हें उनके भविष्य के मामलों में ज्यादा निर्णय लेने की सक्षमता मुहैया करवाते हैं। इस तरह के 10,000 एफपीओ बनाए जा रहे हैं। इन सभी पहलों का लक्ष्य किसान है, जिसके कल्याण और जिसकी आय को कृषि संबंधी सरकार की योजनाओं में केंद्रीय स्थान मिला हुआ है। इन विषयों को लेकर कुछ किसान और कुछ यूनियंस आंदोलन की राह पर आ गई। पंजाब के किसान यूनियन के जो लोग थे उनके साथ 14 अक्टूबर को सचिव के स्तर पर बातचीत हुई। 13 नवंबर को मैं स्वयं उपस्थित रहा और साथ ही
हम लोग लगातार चर्चा के लिए तैयार थे, विषयों को लेकर वार्ता चल ही रही थी और इसी बीच में 26 और 27 के आंदोलन की घोषणा हो गई। फिर हम लोगों ने 3 दिसंबर की बातचीत का निमंत्रण किसान यूनियन को भेजा। चूँकि किसान आ चुके थे, रास्ता बाधित था, ठंड का मौसम था, कोविड का भी संकट था और इसलिए सोचा गया कि वार्ता जल्दी करनी चाहिए। तो 3 दिसंबर के स्थान पर 1 दिसंबर को की, 1 दिसंबर के बाद फिर 3 दिसंबर को की, 3 दिसंबर के बाद फिर यह तय हुआ कि 5 दिसंबर को करें। तो 5 दिसंबर को वार्ता का क्रम चला और फिर यह तय हुआ कि 7 तारीख को हम दोबारा से इन विषयों को लेकर बैठेंगे और कुछ मार्ग प्रशस्त करेंगे। लेकिन बीच में ही 6 तारीख को 9 तारीख की रात को फिर बातचीत हुई। 8 की रात को बातचीत हुई और बात में फिर एकदम ऐसी परिस्थिति बनी कि उनकी तरफ से कोई सुझाव आ ही नहीं रहा था। तो अंतोगत तो हमको ये लगा कि भाई किसानों के कुछ मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर उनके मन में शंका है। तो चूँकि इतने दिन चर्चा हो चुकी है और कुल मिला के वो आखिरी में एक ही बात पर आते हैं कि एक्ट को रिपील कर दो। हम लोगों का लगातार ये आग्रह रहा कि एक्ट में कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिनसे किसान को नुकसान है, तकलीफ़ है, उनको प्रावधानवार हम चर्चा कर लें और चर्चा करने के बाद उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, इस पर हम आगे बढ़ें। लेकिन मुद्दे यूनियंस की तरफ से नहीं आए तो फिर हम ही लोगों ने मुद्दे उनको चिन्हित करके बताए और उस पर यह हुआ कि भाई हाँ, ये मुद्दे तो चर्चा में हैं। तो उन मुद्दों का सिलसिलेवार हम अपना प्रस्ताव बनाकर उनको भेज दें, ये विचार हुआ और आपने देखा कि हम लोगों ने उनको मुद्दों के प्रस्ताव बनाकर भेजे। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत इस खास कार्यक्रम में। आइए आगे बढ़ते हैं। खरीफ 2020 और 21 के लिए धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। खरीफ विपणन सत्र 2020 और 21 के दौरान धान की खरीद 356.18 लाख मीट्रिक टन से अधिक हुई है। इस दौरान 20.41% की वृद्धि दर्ज की गई है। आपको बता दें 8,05,262 किसानों से 12,150.84 करोड़ रुपए के मूल्य की 41,52,628 कपास गांठें खरीदी गई हैं। आइए देखते हैं इस पर ये खास रिपोर्ट। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार से धान की खरीद की जा रही है। केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों से 356,18,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद हो चुकी है, जबकि पिछले वर्ष केवल 295,79,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी।
इस वर्ष में अब तक हुई धान की खरीद में पिछले वर्ष के मुकाबले 20.41% की वृद्धि दर्ज की गई है। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार 67,248 करोड़ 22 लाख रुपए का भुगतान किसानों को पहले ही किया जा चुका है। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत 48,11,000 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई है। यदि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान संबंधित राज्यों में बाजार की दरें एमएसपी से नीचे चली जाती है, तो राज्य की नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत दलहन, तिलहन और खोपरा फसल की खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर भी मंजूरी दी जाएगी। सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1,43,425.38 मीट्रिक टन मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद एमएसपी मूल्यों पर की है। 5,089 मीट्रिक टन खोपरा की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से की गई है। खोपरा और उड़द की फसल के लिए अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में एमएसपी पर या फिर उससे ऊपर की दर पर भुगतान किया जा रहा है। 8,05,262 किसानों से 12,150 करोड़ 84 लाख रुपए के एमएसपी मूल्य पर कपास की 41,52,628 गांठों की खरीद की जा चुकी है। देश में कुल कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या महत्वपूर्ण रूप से घटकर आज 3.63 लाख हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 37,528 मरीज ठीक हुए हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई है। इससे कुल सक्रिय मामलों की संख्या में 8,544 की गिरावट आई है। आइए देखते हैं इस पर ये रिपोर्ट। 146 दिनों के बाद ये सबसे कम संख्या है। 18 जुलाई को कुल सक्रिय मामलों की संख्या 3,58,692 थी। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 30,000 से भी कम दैनिक नए मामले सामने आए हैं। कुल ठीक हुए मरीजों की संख्या अब लगभग 93 लाख हो गई है। ठीक हुए रोगियों और सक्रिय मामलों के बीच का अंतर लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान में ये संख्या 89,27,085 हो गई है। नए मामलों की तुलना में नई रिकवरी अधिक होने से आज रिकवरी दर बढ़कर 94.84% हो गई है। कर्नाटक में एक दिन में सबसे अधिक संख्या में मरीज ठीक हुए हैं, जबकि महाराष्ट्र में ठीक हुए नए मरीजों की संख्या 5,068 और केरल में 4,847 रही है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 6,703 औसतन दैनिक मरीज ठीक हुए हैं। केरल और दिल्ली में 5,173 और 4,362 रोगी स्वस्थ हुए हैं। 72.39% नए मामले 10 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के हैं। केरल में 4,470 दैनिक नए मामलों का पता चला है और महाराष्ट्र में 3,824 नए मामले सामने आए। 79.95% मौत के नए मामले 10 केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। महाराष्ट्र में 70 मरीजों की मौत हुई है। और इसी के साथ ही यहाँ वक्त चला एक और छोटी सी ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत इस खास कार्यक्रम में। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
पूसा द्वारा गेहूं की अनेक किस्मों का विकास किया गया है, जिससे किसानों को प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन हो सकता है। आइए जानते हैं पूसा के जेनेटिक विभाग के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर राजवीर सिंह यादव से पुराने एवं नई किस्में कौन कौन सी हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि गेहूं की ज़्यादातर बुआई इस टाइम तक दिसंबर का दूसरा हफ्ता चल रहा है और इस टाइम तक ज़्यादातर गेहूं के ग्रोइंग एरिया के अंदर गेहूं की बिजाई हो चुकी है। हाँ, कुछ एरिया है जो राइस ग्रोइंग एरिया में, खासकर जिनमें लंबी अवधि की राइस की वैरायटी लगाई हुई थी, उनमें, गन्ने की बेल्ट में, और कुछ अन्य एरिया में किसी भी कारण से जहाँ पानी जम जाता है उनके उस एरिया में बिजाई अभी चल रही है। खासकर बिहार में, ईस्टर्न यूपी में, उसमें अभी भी गेहूं की बिजाई चल रही है। तो इस कंडीशन में अच्छी उत्पादन के लिए हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप दिसंबर शुरू होने के बाद लेट सोन की वैरायटियाँ, जितनी भी रिकमेंडेड वैरायटी है लेट सोन की वैरायटी, उनका चुनाव करें और उनको उगाएं। लेट सोन के अंदर अगर हम नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन की बात करें तो नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन में IRI ने कई अच्छे किस्में दी है। उसके अंदर SD 3059 काफ़ी मुख्य रही है। SD 3059 में पीछे हालांकि येलो रस्ट की इंसिडेंस शुरू हो गई, तो उसके एवज में हमने कुछ नई वैरायटियां इजाद की है ताकि उन वैरायटियों को, जो पुरानी वैरायटियों में येलो रस्ट की इंसिडेंस शुरू हो गई, उनको रिप्लेस करने के लिए हमारे पास SD 3271 है, SD 3298। 3298 का हालांकि इस साल सीड नहीं मिल पाएगा किसानों को, पर 3271 है, उसका सीड उपलब्ध होगा और उसको आप लेट से लेकर और वेरी लेट सोन तक, यानी गन्ना उत्पादन क्षेत्र में भी आप जहाँ पे जनवरी के अंदर आपका फील्ड खाली हो रहा है उस टाइम तक आप इस किस्म को उगा सकते हो। जहाँ तक नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन की बात है, जो जिसमें ईस्टर्न यूपी और बिहार है, उसमें हमारी एक बड़ी अच्छी वैरायटी है, वो है HD 3118। तो HD 3118 को आप ईस्टर्न यूपी और बिहार के अंदर आप लेट सोन कंडीशन के अंदर, और इवन बहुत ज़्यादा लेट हो जाए तो HD 3271, तो उस 3271 को भी और HD 3118 को आप ईस्टर्न यूपी और बिहार, वेस्ट बंगाल के एरिया के अंदर बड़े अच्छे से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। एक अन्य बात मैं बताना चाहूँगा कि दिसंबर के अंदर आपने अच्छा उत्पादन देने के लिए हर दिन इम्पोर्टेंट होता है। आप कोशिश करें कि जितनी जल्दी से जल्दी, क्योंकि हर दिन की डिले बुआई के अंदर तकरीबन आपका आधा क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन घटा देती है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर किसानों के पास उचित माध्यम है, यानी अगर उचित ड्रिल है, तो मैं तो ये कहूँगा कि राइस ग्रोइंग एरिया के अंदर आप बजाय उसके कि भाई आप खेत को तैयार करें, खेत को तैयार करके पलेवा दें, पलेवा देने के फिर आप बुआई करें, तो उसमें आपके 15-20 दिन निकल जाएंगे। उसकी बजाय अगर आप डायरेक्ट सीडिंग कर दें, डायरेक्ट सीडिंग का मतलब जैसे आपने धान के की कटाई करी और कटाई के तुरंत बाद आप उसके अंदर गेहूं की बुआई कर दें, क्योंकि धान के खेतों में जनरली नमी बनी रहती है। तो अगर रेजिड्यू उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा है तो उस रेजिड्यू को या तो खेत से थोड़ा बाहर निकाल लें या हैप्पी सीडर जैसी मशीनों के साथ आप गेहूं की बिजाई करें, ताकि आप धान के खड़े खेत के जो धान के रेजिड्यू के साथ खेत है उसमें सीधी बिजाई कर पाएंगे। उसके लिए हमने काफ़ी दिनों से IRI प्रयासरत है, क्योंकि ये रेजिड्यू बर्निंग का जो इशू है, जो काफ़ी एरिया को इन्फ्लुएंस करता है, पोल्यूशन भी काज करता है, और आजकल खासकर ये कोविड के इशू में इसकी प्रॉब्लम और भी ज़्यादा क्रिएट कर सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं तो फार्मर से रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई जितना भी एरिया आपके पास लेट सोन में है उसमें कोशिश करें, अगर आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया है तो अपनी ट्राई करें। मेरा अपना तजुर्बा कहता है कि कभी भी सीधी बिजाई के अंदर अगर आपने स्टैंड एस्टेब्लिशमेंट अच्छा कर लिया, यानी उसके अंदर आपने पौधों की संख्या बराबर मेंटेन कर ली, तो उसके अंदर आपका उत्पादन बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसके लिए कौन सी वैरायटियों का चुनाव करें, तो IRI ने पिछले
2016 के आसपास हमने कुछ वैरायटियां निकाली थी जो सीधी बिजाई के लिए उपयुक्त थी। तो उनमें एक मुख्य थी HD CSW 18। उसका हालांकि अभी तो टाइम निकल चुका है, वो ज़्यादातर आपकी अक्टूबर बुआई और नवंबर के फर्स्ट वीक की बुआई के लिए उपयुक्त है। बट HD 3117 जो डायरेक्ट सीडिंग के लिए बहुत ही उपयुक्त है लेट सोन कंडीशन में, उसको आप ग्रो कर सकते हैं ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन में भी, नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन में। हालांकि ये वैरायटी दिल्ली स्टेट के लिए रिकमेंडेड है, पर ये दोनों जगह अच्छा उत्पादन देती है और आप उसमें डायरेक्ट सीडिंग के अंदर इस वैरायटी को सीधी बिजाई करके आप अच्छी उत्पादन क्षमता ले सकते हो। दूसरी मैं जो एक मुख्य बात कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने डायरेक्ट सीडिंग के अंदर HD CSW 18 या HD 3226 को अर्ली लगाया है, तो जब भी इन वैरायटियों का अक्टूबर के अंदर बुआई की है तो दिसंबर के मिडल तक आपके इसके अंदर 50-55 दिन के आसपास की अवधि पूरी हो जाएगी। तो 50 और 55 दिन की अवधि के पूरे होने के बाद इनके अंदर एक ग्रोथ रिटार्डेंट है, ग्रोथ रिटार्डेंट क्लोरोमिक्वेट क्लोराइड यानी लियोसिन उसका ट्रेड नेम है, कई और ट्रेड नेम से भी आती है, बट लियोसिन एक कॉमनली ट्रेडेड प्रोडक्ट है ग्रोथ रिटार्डेंट का। लियोसिन 250 ml और फोलिकर एक फंजीसाइड है, ये 125 ml। तो दोनों को आप टैंक मिक्स करके अपने खेत में स्प्रे कर सकते हैं। तो उससे ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बायोमास बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ज़्यादा बायोमास को खेत में खड़ा रखना बड़ा मुश्किल काम रहता है। तो अगर आप ग्रोथ रिटार्डेंट यूज़ कर लोगे तो उसके अंदर आपकी उत्पादन क्षमता वो जितनी गिरने की वजह से घटती है वो घटेगी नहीं। और एक अन्य खास ध्यान देने योग्य बात है कि खरपतवार का नियंत्रण जरूर करें। खासकर जो रिकमेंडेड हर्बिसाइड हैं वो एक अच्छी कंपनियों के हर्बिसाइड लें और रिकमेंडेड हर्बिसाइड को ही यूज़ करें। कई बार किसान पैनिक कर जाते हैं। कई हर्बिसाइड में ना, जैसे हर्बिसाइड के स्प्रे करने के बाद थोड़ा पीलापन आता है, वो एक नेचुरल टेंडेंसी है। जब भी हर्बिसाइड प्लांट के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसकी ग्रोथ भी थोड़ी स्लो हो जाती है और थोड़ा पीलापन भी आ जाता है। तो उससे इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ना तो वो पीला रतुआ है, ना वो उसके में कोई नुकसान करेगा। वो जब आप उसमें नेक्स्ट पानी दोगे, थोड़ा यूरिया डालोगे, उसके बाद वो क्रॉप बिल्कुल रिकवर हो जाएगी। देश में हो रहे कृषि सुधार और समग्र विकास का आधार बनेंगे 3 नए कृषि कानून। आइए लेते हैं इनके बारे में विस्तार से जानकारी इस रिपोर्ट में। केरल का इडुक्की इलायची की बुआई के मामले में देश में अव्वल है। यहाँ के किसान दशकों तक बिचौलियों द्वारा फसल के मूल्य को लेकर शोषण का शिकार हो रहे थे। किसानों को पहले के नियम के तहत अपनी उपज की कीमत को लेकर कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब नए कृषि कानून से किसानों को काफी लाभ हो रहा है। We have introduced a digital auction system in the field of cardamom industry for the trade and commerce of cardamom as per the recent policy of central government. But through our media, through electronic media, more than 5,000 traders can participate in the bidding, and the farmers will get the more price. Since there is no minimum support price is introduced in cardamom industry, the farmers will get more price in this auction system. We have developed a device by which our products can be sold throughout country, eliminating all the intermediaries. Our system is that our products will be sold to the end consumer through our software, and we will transport it to the end consumer. Actually, we welcome the new farm trade bill enabling us to market cardamom, especially our main produce in this area, to the different parts of India in a free market way. This bill has enabled us to market it freely in the whole India as well as in the other countries also. It is possible now without a license from the Spices Board. केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून इन किसानों के लिए वरदान बनकर सामने आए हैं। ये कानून कई समस्याओं का समाधान करते हैं।
इनकी मदद से किसान भारत के किसी भी व्यापारी के साथ लेन देन कर सकता है। नई नीलामी प्रक्रिया के तहत किसानों को 3 दिनों के भीतर ही उनकी उपज का मूल्य सीधे उनके खातों में मिल रहा है। पहले की तुलना में किसान बेहतर कमाई कर रहे हैं। तो आज के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।